वेल फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव के बारे में डिटेल में समझाया था। व्हाट इज नाउन, व्हाट इज प्रोनाउन, व्हाट इज वर्ब एंड व्हाट इज एन एडजेक्टिव। तो ये चार जो पार्ट्स ऑफ स्पीच थे, ये इससे पहले वाली वीडियो में आपको समझा दिए गए। अब नेक्स्ट जो फोर हैं, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ये मैं आज आपको समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ एडजेक्टिव शब्द दिया हुआ है। एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज ओनली नाउन एंड प्रोनाउन। अर्थात एडजेक्टिव जो है वो केवल नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाइज करता है, उसकी विशेषता बतलाता है। लेकिन एडवर्ब क्वालिफाइज नॉट ओनली ए वर्ड बट आल्सो एन एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब इन द सेंटेंस। अर्थात इसके पढ़ने से ऐसा लगता है कि एडवर्ब ये वर्ब में कुछ ऐड करती है, एडवर्ब, लेकिन वर्ब में नहीं। एडवर्ब वर्ब की विशेषता, एडजेक्टिव की विशेषता और अनदर एडवर्ब इन द सेंटेंस अपनी खुद की विशेषताएं करती है। जैसे एक इसकी परिभाषा दी है, एन एडवर्ब इज ए वर्ड यूज्ड टू मॉडिफाई ए वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब इन द सेंटेंस। एन एडवर्ब कैन मॉडिफाई ए वर्ब। देखिए वर्ब की विशेषता किस तरह से बतलाती है एडवर्ब। जैसे बी गार्ड, रन क्विकली, बट हैप्पीली, द पेडल। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए, मैं इतना ही रख देता हूँ इसको। द गार्ड रन, यहाँ इस पार्ट ऑफ स्पीच को देखते हैं। द गार्ड, द तो है आर्टिकल है, यहाँ गार्ड जो है वो नाउन और रन जो है वो वर्ब है। और व्हाट इज क्विकली, व्हाट इज क्विकली, रन क्विकली और गार्ड क्विकली। तो गार्ड तो क्या है, नाउन है जो क्विकली नहीं हो सकती, उसकी जो गति है रन वो क्विकली है। तो दिस वर्ड क्विकली क्वालिफाई द वर्ड वर्ब रन। अर्थात वो कैसे दौड़ती है, तेज गति से, क्विकली। द गार्ड रन क्विकली। तो एक क्विकली शब्द है, ये वर्ब को जो है मॉडिफाई करता है, इसको जो है ना उसकी विशेषता बतलाता है कि लड़की की चाल, हाउ, लड़की की चाल कैसी थी, उसकी रन की स्पीड कैसी थी, तो ये इसको क्वालिफाई करती है। दूसरा है एन एडवर्ब कैन मॉडिफाई एन एडजेक्टिव। एक एडवर्ब जो है एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करती है। जैसे सीता, सीता इज ए नाउन, एज बार और ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एंड एडजेक्टिव। कौन ब्यूटीफुल है, कौन ब्यूटीफुल है, ये लड़की ब्यूटीफुल। और फिर कैसी ब्यूटीफुल है, वेरी ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल शब्द जो है वो सीता के लिए या इस गर्ल के लिए आया, जो दोनों ही नाउन है, दोनों ही नाउन है। नाउन को क्वालिफाइज करता है ब्यूटीफुल शब्द, लेकिन कैसी ब्यूटी, वेरी ब्यूटीफुल। तो ये जो वेरी शब्द है ब्यूटीफुल को ऐड करता है, अर्थात इसको मॉडिफाई करता है। तो यहाँ ये एडजेक्टिव हो गया और ये एडवर्ब। इसी तरह से एन एडवर्ब कैन मॉडिफाई अनदर एडवर्ब इन द सेंटेंस। एक एडवर्ब जो है दूसरी एडवर्ब को मॉडिफाई करती है। जैसे सी वॉक्स, सी वॉक्स स्लोली और वेरी स्लो। सी तो प्रोनाउन हो गया और वॉक्स वर्ब है और स्लोली क्या है, एक एडवर्ब है। अर्थात उसकी वॉक्स की गति को बतलाती है। और कैसी गति, वेरी स्लो। तो ये स्लोली शब्द है, ये वॉक्स को क्वालिफाई कर रही है और वेरी जो है ये स्लोली क्वालिफाई कर रही है। अर्थात वॉक जो वर्ब है
उसके लिए एडवर्ब है स्लोली, और कैसे कैसे वॉक कर रही है, स्लोली, और कैसे स्लोली, वेरी स्लोली। तो वेरी इज आल्सो एन एडवर्ब। तो इस तरह से देखिए एक एडवर्ब जो है वो एक क्रिया की विशेषता, एक एडजेक्टिव विशेषता और अपनी स्वयं की एडवर्ब की विशेषता भी बदलाता है। जैसे उदाहरण देखिए, हॉर्स रन्स, हॉर्स रन्स, घोड़ा दौड़ता है। तो हॉर्स यहाँ क्या है, एक नाउन है, और रन्स यहाँ क्या है, वर्ब है। इसी सेंटेंस को मैं और आगे बढ़ा रहा हूँ। हॉर्स रन्स फास्ट, हॉर्स रन्स फास्ट। तो ये आ गया आपका हॉर्स फुल नाउन आ गया, रन्स आपका वर्ब है, और फिर कैसा, हॉर्स फास्ट है या रन्स फास्ट है। ये फास्ट शब्द है, ये किसको ऐड कर रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है। अर्थात हॉर्स की अगर विशेषता बतलाता है तो ये एक एडजेक्टिव होता है, लेकिन हॉर्स फास्ट नहीं है, उसको रन्स फास्ट है। तो ये जो शब्द है ये फास्ट इसको क्वालिफाई कर रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है। तो ये क्या हुआ, एडवर्ब, ये एक एडवर्ब हो गया। अब इसी वाक्य को ले लीजिए आगे, हॉर्स रन्स वेरी फास्ट, हॉर्स रन्स वेरी फास्ट, हॉर्स रन्स वेरी फास्ट। तो यहाँ हॉर्स नाउन है और रन्स वर्ब है, और फास्ट को पहले आपने देखा ये एडवर्ब है, क्योंकि ये रन्स को क्वालिफाई करता है। और कैसा फास्ट, वेरी फास्ट। तो ये एक और एडवर्ब है, तो ये एक और एडवर्ब हो गया। तो देखिए यहाँ इस वाक्य में फास्ट शब्द ने एक वर्ब की विशेषता बताई, और यहाँ इस वेरी शब्द ने एक एडवर्ब की विशेषता बताई। यहाँ इसने इस एडवर्ब की विशेषता बताई। इसी तरह से एक एडजेक्टिव की विशेषता भी जो है ना एडवर्ब बतलाता है। जैसे सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ सीता क्या है, नाउन है, इज या स्टेट वर्ब है, और ए यहाँ आर्टिकल है, और ब्यूटीफुल गर्ल, तो गर्ल नाउन है, इसकी विशेषता है, तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव। इसी सेंटेंस को हम क्यों लिख दे, सीता इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, सीता इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ सीता भी नाउन है, इज वर्ब है, और ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, क्योंकि गर्ल को क्वालिफाई करता है, और वेरी जो है ब्यूटीफुल वर्ड को क्वालिफाई करती है एडवर्ब। इन दिस वे we can say an adverb is a word which qualifies a verb, an adjective, and another adverb in the sentence. Or we can say adverb qualifies all the parts of the speech except noun and pronoun. An adverb can qualify all the parts of the speech except noun and pronoun. अर्थात ये संज्ञा और सर्वनाम को छोड़कर अन्य सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की किसी न किसी तरीके से विशेषता बतलाता है। तो ये था आपका पांचवा जो था आपका वो एडवर्ब था। एडवर्ब अब एक और देखिए,
She lives happily. She lives happily. अर्थात सी यहाँ क्या है, सी यहाँ प्रोनाउन, और ये क्या है, ये वर्ब, और हैप्पीली शब्द क्या है, हैप्पीली शब्द क्या है। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि बच्चे सोचते हैं कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। इस शब्द को, क्योंकि आफ्टर वर्ब जो शब्द आता है उसको जनरली हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। वास्तव में ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट वह होता है जो इस क्रिया से प्रभावित होता है, अर्थात इस क्रिया का इस पर प्रभाव पड़े। तो हैप्पीली जो है वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। और ऑब्जेक्ट कौन होता है, आइदर नाउन और ए प्रोनाउन। जैसे मैंने पहले आपको नाउन पढ़ाते समय और प्रोनाउन पढ़ाते समय बताया था कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो हैप्पीली इज नाइदर ए नाउन नॉर ए प्रोनाउन, सो इट कैन नॉट बी एज ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, इसलिए हैप्पीली क्या है, एडवर्ब। क्या है, एडवर्ब। इसलिए ये ध्यान दें, क्योंकि ये जो लीव्स है इसको क्वालिफाई है, ये क्या है, एडवर्ब। सी लीव्स हैप्पीली, सी रन्स स्लोली। तो ये ध्यान दें आपको कि वर्ब के बाद आने वाला हर शब्द जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। वो ऑब्जेक्ट तभी होता जब या तो कोई प्रोनाउन हो या फिर कोई नाउन हो, और इसके अलावा अगर कोई सब्जेक्ट शब्द आता है तो वो कोई अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकता है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, वो नाउन प्रोनाउन नहीं हो सकता। Yes, we have gone through noun, pronoun, verb, adverb और adjective. इस तरह से मैं थोड़ा आपको एडवर्ब और एडजेक्टिव के बारे में और स्पष्ट कर देता हूँ। जैसे इसे एडजेक्टिव से मैं दी निकालता हूँ, और ये जा रहा है आपका नाउन या प्रोनाउन। अर्थात एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड व्हिच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। ये तीन यहाँ से निकले और इन दोनों को। अब आइए एडवर्ब। एडवर्ब से जो तीन निकलेगा वो जाएगा वर्ब, और वो जाएगा एडजेक्टिव, और वो खुद इस तरह से एन एडवर्ब इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब इन द सेंटेंस। तो ये हुआ आपका एडवर्ब। तो देखिए मैंने आपको नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब इसके बारे में बताया। जैसे एक बार फिर बता दो, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस एंड थिंग। इट कैन बी यूज्ड इन द सेंटेंस एज ए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम प्रोनाउन कहेंगे। प्रोनाउन का प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं। सो प्रोनाउन इज आल्सो यूज्ड इन द सेंटेंस एज ए सब्जेक्ट और ए ऑब्जेक्ट। वर्ब इज एन एक्शन वर्ड इन द सेंटेंस एंड इट आल्सो टेल्स द स्टेप। सो वर्ब कैन बी एक्शन वर्ड एंड स्टेट आल्सो। अर्थात किसी वाक्य के अंदर कोई एक्शन दिखाई देता है, जिसमें एक्शन हो, वही सब जो है आपका वर्ब होता है। तो इस तरह से देखिए वर्ब को बताया है। वर्ब के बारे में मैंने ये भी बताया था कि वर्ब जो है इट गिव्स द डायरेक्शन टू द सेंटेंस। देयर इज नो सेंटेंस विदाउट वर्ब। इट कैन बी कंपेयर्ड विद ए ट्रेन इंजन। A train cannot move without the help of the engine. So is the same place of the verb in the sentence. Now adjective. Adjective is a word which qualifies noun or pronoun. इसी तरह से कुछ एग्जाम्पल दिए, जैसे पूरा पढ़ लेंगे फिर आपको टेस्ट एक्सरसाइज दी जाएगी, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। Adverb is a word which qualifies a verb, an adjective and
प्रीपोजिशन देखिए, प्री पोजिशन इज ए वर्ड, प्रीपोजिशन इज ए वर्ड which tells us about the position of two or more than two nouns in regarding their places। अर्थात प्रीपोजिशन वह शब्द है जो दो या दो से अधिक संज्ञाओं की परस्पर स्थान से संबंधित स्थिति बतलाता है। ये स्थान और समय दोनों के लिए आता है, लेकिन एक उदाहरण के लिए देखिए कि कौन वस्तु किससे कहाँ है। जैसे where I am standing, you can say sir you are standing in front of us, अर्थात सर आप हमारे सामने खड़े हुए हैं। I put this chalk here on my palm, then write the chalk is on the, अर्थात हथेली के ऊपर है। अर्थात कौन वस्तु किससे कहाँ है इसकी सूचना, इसकी स्थिति बताने के लिए हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल, तो बुक की स्थिति क्या है? टेबल के ऊपर स्पर्श करती हुई है। द बुक इज इन द बॉक्स, अब बुक कहाँ है? उस बॉक्स के अंदर है ना। इस तरह से, तो इस तरह से प्रीपोजिशन के बारे में अगर हम किसी चीज़ को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वी हैव टू टेल ए वर्ड विच टेल्स अस अबाउट द पोजीशन ऑफ दैट थिंग। जैसे आप अपने छोटे भाई को कहते हैं गो टू माय रूम एंड ब्रिंग ए बुक विच इज ऑन द टेबल। अब आपने भाई को कहा कि कमरे में जाइए और वह पुस्तक लाइए जो टेबल के ऊपर रखी हुई, तो आपका भाई वही पुस्तक लेके आएगा जो टेबल के ऊपर रखी हुई है। इट मे बी ए बुक इज आल्सो अंडर द टेबल, एक पुस्तक टेबल के नीचे भी है, लेकिन वो नीचे वाली अंडर वाली बुक नहीं लाएगा, ऑन द टेबल है वो बताएगा, क्योंकि आपने उस वस्तु की, उस नाउन की स्थिति बताई कि कौन सी वस्तु कहाँ पर रखी हुई है। तो ऐसी स्थिति बताने वाला शब्द जो है वो प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन जैसे मान लीजिए कि ये टेबल है, ये टेबल है, एंड आई केप्ट ए बॉल हियर। नाउ आई आस्क where is the ball, where is the ball, तो आपका उत्तर होगा the ball is on the table, the ball is on the table, क्योंकि एक इसके ऊपर रखी हुई है। एक बुक में यहाँ रख देता हूँ, I kept the book here, और अगेन आई पुट ए क्वेश्चन वेयर इज द बुक, आपका उत्तर होगा द बुक इज अंडर द टेबल। सो दीज वर्ड्स on and under both are prepositions and they tell the position of two things regarding to their places। अर्थात दो वस्तु या दो नाउन, जैसे यहाँ टेबल और बॉल के बारे में बताया, यहाँ टेबल और बुक के बारे में बताया कि उनकी स्थिति कहाँ है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम प्रीपोजिशंस का प्रयोग करते हैं। इट कैन बी यूज फॉर प्लेस एंड टाइम आल्सो, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, अर्थात फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, सुबह से लेकर शाम तक। तो मॉर्निंग एंड इवनिंग दो है जो समय है और उसके बारे में बताया। फ्रॉम मेड़ता टू नागौर,
ये स्थान हो गए, फ्रॉम मेड़ता टू नागौर। सो बहुत सारे ऐसे प्रीपोजिशंस हैं जो समय के लिए भी आते हैं और स्थान के लिए भी आते हैं। जब हम प्रीपोजिशन का चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको पॉइंट्स ऑफ प्रीपोजिशन किस तरह के होते हैं, सारे प्रीपोजिशंस के बारे में आपको डिटेल्स में सारी नॉलेज दी जाएगी। अभी केवल इतना समझिए, प्रीपोजिशन वह शब्द है जो दो या दो से अधिक संज्ञाओं की वस्तु की परस्पर स्थान से संबंधित स्थिति को अवगत कराते हैं। Preposition is a word which tells us about the position of two or more than two nouns each regarding to their places. Now next, conjunction. इसका दूसरा नाम कनेक्टिव वर्ड और जॉइनिंग वर्ड्स भी है। कंजंक्शन की डेफिनेशन होती है, कंजंक्शन इज ए वर्ड which joins two or more than two words and sentences together. Conjunction is a word which joins two or more than two words and sentences together. अर्थात कंजंक्शन या जॉइनिंग वर्ड्स या कनेक्टिव वो शब्द हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों को या वाक्यों को एक साथ जोड़ते हैं। तो अगर हम कंटिन्यू किसी बात को करना चाहते हैं और अगर हम बात को बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें कुछ जोड़ना पड़ता है, प्लस माइनस में करना होता है। देखिए, कंजंक्शन is a word which joins two or more than two words together, sentence together. दो या दो वाक्य, दो शब्दों को एक साथ जोड़ने वाले शब्द को हम कंजंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वैसे ये दो प्रकार के हैं, ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। Points of conjunction. Number one, ordinating conjunction. Number two, subordinating conjunction. Coordinating conjunction and subordinating conjunction. What is the difference between coordinating and subordinating? Coordinating conjunction ये वाला joins two independent sentence. Coordinating conjunction joins two सेंटेंसेस, टू इंडिपेंडेंट सेंटेंस को जोड़ने वाला जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अर्थात पहला वाक्य और दूसरा वाक्य उनका आपस में कोई एक दूसरे पर प्रभाव नहीं होता है। जैसे उदाहरण में एक उदाहरण देता हूँ इसका, जैसे वाटर इज कोल्ड एंड ऑयल इज हॉट। तो यहाँ देखिए, ये वाटर है और ये कोल्ड है, एक वाक्य यहाँ हो गया, बीच में एंड जो है वो कंजंक्शन आ गया, जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और दूसरा है फायर इज हॉट, दूसरा सेंटेंस है फायर इज हॉट और ये आपका एंड कंजंक्शन हो गया। तो पानी ठंडा होता है और आग गर्म होती है। क्या आग गर्म होती है इसलिए पानी ठंडा होता है?
या पानी ठंडा होता है इसलिए आग गर्म होती है, अर्थात इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। आग अपने कारण से गर्म होती है और पानी अपने कारण से ठंडा होता है, अर्थात ये वाक्य इस पर आश्रित नहीं है और ये वाक्य इस पर आश्रित नहीं है। ये वाक्य अपना अर्थ स्वयं दे रहा है जो इस पर निर्भर नहीं है, और ये वाक्य जो दूसरा जुड़ा है ये भी अपना अर्थ स्वयं दे रहा है जो इस पर इंडिपेंडेंट, इस पर डिपेंड नहीं है। तो बोथ आर द इंडिपेंडेंट सेंटेंस, सो दैट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जॉइंस टू सेंटेंस बट दे आर इंडिपेंडेंट, एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं। अब देखिए सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में क्या होता है, एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, एक उस पर आश्रित होता है। एक वाक्य स्वतंत्र होता है अपने अर्थ देने के लिए और दूसरा वाक्य जो है वो उस पर आश्रित होता है। जैसे इसका उदाहरण देखिए, शी कैन नॉट रन फास्ट बिकॉज शी इज इट। शी कैन नॉट रन फास्ट बिकॉज शी इज इट। अब ये वाक्य शी कैन नॉट रन फास्ट बिकॉज शी इज इट, क्योंकि वह नहीं दौड़ सकती, उसका नहीं दौड़ सकने का कारण क्या है, बिकॉज शी इज इट, अर्थात इस वाक्य ये वाक्य इस पर आश्रित है, अपने उत्तर के लिए ये वाक्य इस पर आश्रित है। अर्थात इंडिपेंडेंट जो होता है वो दूसरे वाक्य के बिना पूरा नहीं होता है, वो दूसरा वाक्य के बिना अपना अर्थ पूरा नहीं दे सकता। जैसे वाटर इज कोल्ड, अगर इतना हम रख देते हैं तो क्या है, ये स्वतंत्र अपना अर्थ दे रहा है, दूसरा दे रहा है, लेकिन यहाँ जो एक वाक्य इसमें स्वतंत्र है और दूसरा उस पर आश्रित है, इसलिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जॉइंस टू इंडिपेंडेंट सेंटेंस, और जबकि सबऑर्डिनेटिंग में देयर इज वन सेंटेंस इज मेन क्लॉज दैट इज इंडिपेंडेंट एंड अनदर सेंटेंस व्हिच इज डिपेंड ऑन द मेन क्लॉज। अब देखिए लास्ट जो है आपका वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन इस तरह का एक इसका मार्क्स होता है, मार्क्स ऑफ इंटरजेक्शन, एक्सक्लेमेशन, मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो यहाँ देखिए एग्जाम की दृष्टि से इंटरजेक्शंस जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, है ना। ये क्या होता है, ये फीलिंग एंड इमोशंस को प्रकट करते हैं। फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑफ द माइंड, हमारे मन में क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं, उन इमोशंस और फीलिंग्स को जो है हम किसी वाक्य में इंटरजेक्शंस के माध्यम से करते हैं, जिसमें सरप्राइज हो सकता है, वंडर हो सकता है, जॉय हो सकता है, सॉरो हो सकता है ना, इस तरह से। तो जैसे आ है, ओ है, अल्लाह, हुर्रा, फी, ब्रेवो, इस तरह के दीज आर द इंटरजेक्शंस which express our emotions and feelings। तो ये वाक्य में जहाँ भी ये आते हैं ऐसे साथ, तो ये कोई फीलिंग या इमोशंस के बारे में प्रकट करते हैं, और एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है। तो देखिए दीज आर द पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शंस। कल जो है नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम इनके बारे में आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज देंगे। और दरअसल में क्या होता है कि एग्जामिनेशन में कोई भी आपको नाउन के काइंड्स नहीं पूछेगा, टाइप ऑफ नाउन नहीं पूछेगा, इनके प्रयोग फंक्शन जो ग्रामर है इनका प्रयोग कहाँ होता है, वेयर टू बी यूज, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। और वो किसी वाक्य को देखकर हम उसमें पहचानें कि इस वाक्य में कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा एडवर्ब है। जैसे उदाहरण के लिए
ड्राइव carefully. My father drives carefully. अब देखिए इस वाक्य में आप एक चीज देखोगे कि what is father drives and carefully. 1 2 3 4 there are 4 words और ये कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं? अब इनको आप फाइंड आउट करिए, इनको पहचानिए कि ये क्या है। जैसे पहला शब्द आता है माई। व्हाट इज माई? वैसे माई इज ए प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन है और वैसे ये एक एडजेक्टिव का काम भी करता है। इसके फादर माई फादर इज ए नाउन और उसके साथ माई शब्द लगाया तो ये इसका एडजेक्टिव बन गया। पजेसिव प्रोनाउन है या पजेसिव एडजेक्टिव कह सकते हैं इसको हम, पजेसिव एडजेक्टिव। फादर इज ए नाउन, फादर इज ए नाउन। ड्राइव्स वर्ब, एक्शन वर्ब और आगे क्या है? केयरफुली। केयरफुली शब्द है वो किसको क्वालिफाइज करता है? फादर बाई फादर को या ड्राइव्स को? ड्राइव्स को। ड्राइव वर्ब है और ये इसको क्वालिफाइज करता है। तो ए वर्ड व्हिच क्वालिफाइज ए वर्ब इज एन एडवर्ब। ये क्या हो गया? एडवर्ब। इसको जनरली हम वर्ब के बाद आने वाले किसी शब्द को हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। इट इज नॉट ऑब्जेक्ट बिकॉज इट इज नाइदर नाउन और ए प्रोनाउन। हाउ कैन इट बी ए ऑब्जेक्ट? ये तो केवल ड्राइव्स की क्वालिफाइज करता है, उसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए द वर्ड व्हिच क्वालिफाइज ए वर्ब इज एन एडवर्ब। कल नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम भिन्न प्रकार के आपको एक्सरसाइज देंगे और उसमें हम आपके साथ खड़े होकर और उसमें एक एक शब्द को आपसे पूछेंगे, बताएंगे, समझाएंगे कि इसमें ये शब्द एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है और क्यों है। क्योंकि जब तक वाई का अर्थ हमें नहीं आता है तब तक हम समझ नहीं पाते। तो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।